हेलो गाइस, हेलो बैंकर्स, हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं पीपीबी का सीरीज चल रहा है जहां पर मैं आपको बुक का कंटेंट पढ़ाती हूँ। तो थोड़ा फॉर्मेटिंग वगैरह करके पढ़ाती हूँ, लेकिन हाँ, समराइज नहीं है ये चैप्टर्स। जो भी चैप्टर्स हैं वो इलांगेटेड चैप्टर्स हैं, काफी इलाबोरेटेड रहते हैं। एंड अगर आप सोच रहे हैं कि भाई आपको समरीज चाहिए या फिर आपको यहाँ पर एमसीक्यूज चाहिए, तो देखो मेरा क्या पैटर्न है क्लास का कि पहले मैं आपको पीपीबी के सभी चैप्टर्स अच्छे से कवर करवा दूंगी। अगर यहाँ पर टाइम अलाउ करेगा तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पर समरीज भी करवा दूंगी, वरना एमसीक्यूज की सीरीज और मैराथन से हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। ठीक है। नाउ दोज हु डोंट नो, मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दूं, सो आई हैव अनदर जॉब ऑल्सो। तो माइट बी मैनी टाइम्स कि मैं आपको क्लासेस नहीं करवा पाती हूँ, लाइव क्लासेस, तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल देती हूँ, बट आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब स्टूडियो। तो जब भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप वो डाउट अपना कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो लेट नाइट तक जब भी मैं जग रही हूँ या फिर अर्ली मॉर्निंग में जग रही हूँ मैं, तो रिप्लाई कर दूंगी। अदरवाइज पूरे दिन में अगर आप उस शाम वगैरह में देखते हैं तो भी मैं रिप्लाई कर दूंगी। हाँ, अगर आप रात को 1 बजे यहाँ पर कमेंट करते हो तो माइट भी मुझे कुछ टाइम लग जाएगा रिप्लाई करने में। ओके, चलो अब इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी यूनिट 7, और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट के थ्रू मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में सेक्शन के जाना तो आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिलेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पर हो रही है हमारे बैंक कस्टमर स्पेशल रिलेशनशिप की, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है। अब आपको पता है कि हमारा जो पहला चैप्टर था पीपीबी का, वहां पर भी हमने बैंकर और कस्टमर दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करा था, जो बहुत स्पेशल रिलेशनशिप्स नहीं थी। बैंक के जो नॉर्मल वर्क हैं उनसे रिलेटेड क्या रिलेशनशिप्स होती हैं और क्या नाम हम उन्हें देते हैं उसके बारे में था, राइट। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, अभी हम वही सारी चीजें हमारे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेसिफिक या फिर कुछ स्पेशल रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली अगर हम बात करें बैंक अकाउंट को, उनके कस्टमर्स पर्सनली ऑपरेट करते हैं। एंड लेकिन कुछ टाइम क्या होता है, जैसे कोई यहाँ पर एनआरआई है, वो क्या बोलेंगे, यहाँ पर अपने रिश्तेदार से बोलेंगे कि आप एक काम करो, आप हमारी जगह से इस अकाउंट को ऑपरेट कर लो, है ना। एक एग्जांपल दिया, तो हम ऑथराइज कर रहे हैं दूसरे पर्सन को कि आप हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स ले लो। हम आपको यहाँ पर कुछ पावर्स प्रोवाइड करें लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, ताकि आप हमारे बिहाफ पर इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। तो एक स्पेशल रिलेशनशिप बैंकर और कस्टमर के बीच में बन गई। बैंकर की ऑब्लिगेशन है कि भाई ऐसे चेक्स को यहाँ पर ऑनर करे जो कि कंडीशनल है, कि भाई यहाँ पर ठीक है सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए कस्टमर के साथ में, और फंड्स जो है वो प्रॉपरली एप्लीकेबल होने चाहिए पेमेंट के लिए। तो ये जो सर्कमस्टांसेस हैं, यहाँ पर एक बैंकर जस्टिफाइड होगा अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं कि भाई मैं पेमेंट नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि या तो आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं है, पैसा है भी तो वो किसी और पर्पस की वजह से है। तो अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, दैट इज अ मैंडेट। मैंडेट क्या होता है? तो यहाँ पर हमारी जो एक अकाउंट होल्डर हैं, वो किसी थर्ड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन कौन है, मान लो यहाँ पर बैंकर है, सेकंड पर्सन हमारे कस्टमर हैं, और थर्ड पर्सन इनके कोई रिलेटिव फ्रेंड XYZ पर्सन है। अब XYZ को यहाँ पर ये एक स्पेशल पावर दे रहे हैं, अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पर, आप कस्टमर के बिहाफ पर हमारे अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। तो कस्टमर यहाँ पर बैंक को इंफॉर्मेशन देगा कि भाई मैंने इसको यहाँ पर कुछ अथॉरिटी दे दी है। कस्टमर वेरीफाई करेगा कि जो मैंडेटी है, मैंडेटी कौन है यहाँ पर, XYZ है, उनके सिग्नेचर्स जो है वो मैंडेट लेटर में होने चाहिए। मैंडेट्स जो है वो हमारे शॉर्ट और टेम्पररी पीरियड के लिए होते हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर सच डेलीगेशन भी देते हैं, लेकिन मैंडेट नहीं देते। तो मैंडेट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, अगर यहाँ पर डेथ हो जाए या फिर इंसैनिटी हो जाए या इंसॉल्वेंसी या बैंक्रप्सी हो जाए अकाउंट होल्डर की। तो अकाउंट होल्डर क्या करेंगे, विड्रॉ कर सकते हैं मैंडेट को किसी भी टाइम पर। अच्छा, यहाँ पर आपने एक लाइन नहीं पढ़ी। लाइन क्या थी? स्टैम्प्ड। क्या आपने पढ़ा कि ये स्टैम्प्ड है? नहीं है, राइट।
तो ये भी याद रखना, मैंडेट जो होता है वो आपका स्टैम्प्ड नहीं होगा। और थर्ड पर्सन यहाँ पर मैंडेटी होता है, मैंडेटी थर्ड पर्सन होता है। ओनर यूजुअली जो है ना वो ईआर वाली कैटेगरी में आते हैं, तो जैसे लेजर हो जाते हैं, है ना, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है पावर ऑफ अटॉर्नी। तो यहाँ एक लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टैम्प्ड है ये, जहां पर प्रिंसिपल या डोनर जो हैं, जो मेन कस्टमर हैं, वो ऑथराइज कर रहे हैं अपने एजेंट को XYZ को कि आप यहाँ पर हमारे बिहाफ पर एक्ट कर सकते हो। तो टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे पहले तो यहाँ पर दो तरह के आपके पावर ऑफ अटॉर्नी होती है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आती है। एक होती है जनरल यूनिवर्सल और एक होती है स्पेसिफिक या लिमिटेड। जनरल या यूनिवर्सल में हमने एक साथ बोल दिया कि आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स, मल्टीपल एक्ट्स हमारे बिहाफ पर कर सकते हो। स्पेसिफिक में मैंने बताया कि आप ये पर्टिकुलर काम मेरे बिहाफ पर करोगे, बाकी काम नहीं करोगे, बाकी मैंने खुद करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में दो तरह की पावर ऑफ अटॉर्नी है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है वो अलाउ करती है कि हम साइन कर सकते हैं चेक्स को, पेमेंट जो है हमारे चेक्स की उसको रोक सकते हैं, और बोरोअल या फिर लोन डॉक्यूमेंट जो हैं उन्हें भी साइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल पीओए में क्या क्या अलाउड है कि मेरी जगह से आप चेक्स इशू कर दो, यहाँ पर पेमेंट अगर चेक्स की रोकनी है तो वो आप रोक सकते हो, और यहाँ पर कोई लोन डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको भी आप साइन कर सकते हो। और ये कैसी होगी पावर ऑफ अटॉर्नी? स्टैम्प्ड होगी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी कैसी होनी चाहिए? स्टैम्प्ड होनी चाहिए। और मैंडेट जो है वो स्टैम्प्ड नहीं होता है। और इसको यहाँ पर एक नोटरी ऑफिसर, नोटरी ऑफिसर्स याद है गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे जो हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में भी पढ़े हैं हमारे AFM के यूनिट 8 में, मजिस्ट्रेट या फिर ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं वो स्टैंप करेंगे। तो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो है वो कैसे साइन होगा? पर प्रो डैश, ठीक है, और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूटेड अटॉर्नी। तो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कौन थे? जो यहाँ पर ओनर हैं, जो इस पूरी अटॉर्नी को, यहाँ पर कस्टमर जो है, मेन कस्टमर जो है, जो अपनी पार्स दे रहे हैं दूसरे पर्सन को, एजेंट को, वो इसे रिवोक कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं फॉर फ्यूचर ट्रांजेक्शन। अगर मान लो यहाँ पर उनका कोई झगड़ा हो जाता है, उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है, या फिर वो खुद अब यहाँ पर इस काम को करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वो डायरेक्टली अपने बैंक को इन्फॉर्म करेंगे और ये ट्रांजेक्शन्स को रोक सकते हैं। तो पीओए जो है वो ऑटोमेटिकली रिवोक होता है, कब होगा? डेथ पर, इंसैनिटी पर, या फिर इंसॉल्वेंसी अगर हमारे किसकी हो जाएगी? प्रिंसिपल की हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, पावर ऑफ अटॉर्नी में हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका इंस्टीट्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जॉइंट अकाउंट्स हो सकते हैं, जितने भी यहाँ पर होल्डर्स होते हैं वो एक मैंडेट को या फिर पावर अटॉर्नी को साइन करेंगे। पार्टनरशिप फर्म्स हो सकती हैं, तो सभी पार्टनर्स यहाँ पर इस ऑथराइजेशन को साइन कर सकते हैं। लिमिटेड कंपनीज हो सकती हैं, तो डेलीगेशन केवल तभी पावर है यहाँ पर अलाउड होगी अगर जो ऑथराइज सिग्नेटरी हैं वो यहाँ एक्सप्रेस्ड एक्सप्लिसिटली यहाँ पर पावर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कि भाई हमारे पास में डेलीगेट की जा सकती हैं पावर्स को। फिड्यूशरीज हो सकते हैं, तो एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स या फिर गार्जियंस हो सकते हैं। तो अगर ये हैं तो ये किसी भी एजेंट को अपॉइंट नहीं करेंगे। अटॉर्नी है तो ये भी सब डेलीगेट नहीं कर सकते हैं पावर्स को, अनलेस कि पीओए स्पेसिफिकली अलाउ कर रहा है कि भाई आप यहाँ पर अपनी पावर्स को किसी और को भी असाइन कर कर काम करवा सकते हो। मल्टीपल ऑथराइज पर्सन हैं तो क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि भाई ऑपरेशंस यहाँ पर सिंगली भी किए जा सकते हैं, इंडिविजुअली भी, या फिर जॉइंटली ही रहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है बैंकर्स लाइन। तो बैंकर्स लाइन में आप क्या देखोगे? अब यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है? एक होता है कि भाई राइट टू डेबिट, ठीक है, और हमारे पास में क्या होगा? हमारे पास में क्रेडिट होगा। तो मान लो कि बैंकर की यहाँ पर राइट दी जा रही है कि कोई भी गुड्स या फिर सिक्योरिटीज जो हैं, कोई ऐसे कस्टमर की जो एक डेटर हैं जिन्होंने उधार लिया है, लोन लिया है फॉर एग्जाम्पल, तो अनटिल द डेट इज पेड, तो यहाँ पर अगर मान लो किसी ने अपनी जमीन के कागज रख दिए, तो उस जमीन की जो यहाँ पर ओनरशिप है वो कहाँ ट्रांसफर हो रही है? वो हमारे बैंकर के पास ट्रांसफर हो रही है।
तो ये एक इम्प्लाइड प्लेज होती है। प्लेज क्या होती है? तो प्लेज आपकी होती है यहाँ पर कोई भी मूवेबल एसेट्स जो हैं, ठीक है। तो मूवेबल एसेट्स में हम क्या देखेंगे यहाँ पर कि हमने अगर इनको एक कोलैटरल की तरह यहाँ पर रखा है, तो मूवेबल एसेट्स में आपका क्या क्या आ सकता है? जैसे शेयर्स आ सकते हैं, है ना, गोल्ड आ सकता है, आपका व्हीकल्स आ सकते हैं, या फिर कोई भी मूवेबल आइटम्स जो हैं उनको हम एक सिक्योरिटी की तरह प्लेज कर देते हैं। तो इम्प्लाइड है ये आपका। तो बेसिकली हम ऐसा मान लेते हैं इसको कि भाई बैंक के पास में राइट दी गई है कि अगर डेटर यहाँ पर डिफॉल्ट कर जाए तो बैंक इसको बेच सकता है। कौन से एक्ट के थ्रू ये गवर्न हो रहे हैं? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 1877 के थ्रू। अच्छा, ये केवल आपका गुड्स और सिक्योरिटीज पर लग रहा है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग में आएंगे। तो की पॉइंट्स क्या है कि कोई भी स्पेशल एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर लीगली रिक्वायर्ड नहीं होगी। बैंक एक लेटर ऑफ लीन यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये भी आपकी अलग अलग तरह की है, जैसे कि जनरल लीन हो सकती है सेक्शन 171 के अंडर, जहां पर हम प्रॉपर्टी अपने जनरल बैलेंसेस के लिए रिटेन कर सकते हैं अनलेस की कॉन्ट्रैक्ट कुछ और बात बता रहा है। पर्टिकुलर लीन हो सकती है जहां पर हम केवल वही गुड्स ले सकते हैं जो किसी स्पेसिफिक डेट से रिलेटेड हैं। तो कंडीशंस क्या होती हैं पर्टिकुलर लीन की? प्रॉपर्टी यहाँ पर बैंकर की कैपेसिटी में एज क्रेडिटर, बैंकर क्या कर रहा है? लैंडिंग कर रहा है, उधार दे रहा है, क्रेडिट दे रहा है, तो ये इनकी कैपेसिटी में एज क्रेडिटर आना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी एंट्रस्टमेंट फॉर अ स्पेशल इनकंसिस्टेंट पर्पस नहीं होना चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लिसिटली या फिर इम्प्लाइड वे में यहाँ पर लीन के उसमें अलावा नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। तो इस पर सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है जो लीन हमने जिसके लिए हमने इसको रखा है, और कोई एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। पोजेशन जो है वो सेम लीगल कैपेसिटी में होगा जैसा कि कस्टमर का अकाउंट है, ठीक है। जनरल में क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को हम जनरल बैलेंस के लिए रिटेन कर चल रहे हैं, और यहाँ पर केवल स्पेसिफिक डेट से रिलेटेड, ये पर्टिकुलर लोन हमने लिया था इसके लिए यहाँ पर ये रहेगा। बाकी हमने और कोई लोन ले रखा है, कोई डेट ले रखा है, उस पर इस प्रॉपर्टी को आप यूज नहीं कर सकते। तो कहां पर हमारी राइट अप्लाई होती हैं? सबसे पहले तो राइट टू सेल। बैंकर क्या करेगा? अगर यहाँ पर डेटर की जो प्रॉपर्टी है अंडर जनरल लीन उसको बेच सकता है, तो ये आप देखेंगे टू स्पेसिफिक पर्सन से अप्लाई करेगा, जैसे बैंकर्स हो गए, फैक्टर्स हो गए, वॉर फिंगर्स हो गए, हाई कोर्ट अटॉर्नीज हो गए, या फिर पॉलिसी ब्रोकर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि किस किस के ऊपर आपकी ये जो जनरल लीन है वो लग रही है, कौन यहाँ पर इसको बेच सकते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये जो वॉर फिंगर्स है ये एग्जैक्टली होता क्या है? तो देखो इसको कैसे समझेंगे। देखो वॉर पता है आपको क्या होता है? तो ना अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे जो शिप्स होते हैं, ठीक है, शिप्स क्या करते हैं? शिप्स को हम लोग लोड अनलोड करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वॉर्फ। अब यहाँ पर इसके जो ऑपरेशंस देख रहे हैं वो हो जाते हैं वॉर फिंगर्स, ठीक है, अगेंस्ट द कस्टमर। तो यहाँ पर कस्टमर की जो ओन गुड्स या सिक्योरिटीज हैं यहाँ पर केवल उसके लिए ये जाएगा, ना कि जो जॉइंट अकाउंट्स हैं अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक कस्टमर का यहाँ पर एक लोन अकाउंट था जो कि इंडिविजुअल था और एक जॉइंट अकाउंट इन्होंने किसी और के साथ खोला, तो यहाँ पर इनकी भी प्रॉपर्टी या इनका भी पैसा चला गया। कहां पर इसको हम अप्लाई नहीं कर सकते? सेफ कस्टडी आर्टिकल्स में। तो बैंक एक ट्रस्टी या बेली की तरह काम कर रहे हैं, तो कोई भी लीन यहाँ पर अलाउ नहीं की जाएगी, और यहाँ पर स्पेशल एग्रीमेंट अगर है तो ही बात आप कर सकते हो कि हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, राइट टू सेल, अदरवाइज नहीं। स्पेसिफिक पर्पसेस, तो जो गुड्स और मनी है वो अगर किसी डिफाइंड पर्पसेस के लिए है तो उनको भी हम अंडर लीन नहीं यूज कर सकते। आइटम्स जो यहाँ पर नेग्लिजेंटली रह गए, हमारा मान लो लैपटॉप छूट गया, ठीक है, तो बैंक ने बोला कि ठीक है तुम्हारा लैपटॉप हमें रख रहे हैं क्योंकि तुमने यहाँ पर अपना लोन नहीं पे किया, ऐसा नहीं कर सकते हो। इमेच्योर डेट्स हैं यहाँ पर, तो आपका डेट अभी मैच्योर ही नहीं हुआ लेकिन बैंक आपके ऊपर प्रेशर कर रही है। स्टोलन गुड्स हैं, तो यहाँ पर कोई भी गुड्स अगर आपके क्या हो रहे चोरी हो जाते हैं तो फिर उस पर लीन नहीं एप्लीकेबल होगी, और अगर एक्सेप्ट कर भी ली है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो भी लीन एप्लीकेबल नहीं है। साइमल्टेनियस राइट्स, तो लीन और सेट ऑफ जो है वो हम यहाँ पर एक साथ नहीं यूज कर सकते।
सेट ऑफ क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो सेट ऑफ को कैसे समझना है कि अगर मान लो आपके पास में मेरे 10,000 रुपए हैं और मेरे पास आपके 15,000 रुपए है, तो फिर मैंने आपसे बोला कि हम सेट ऑफ कर लेते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर, आप मुझे 10,000 रुपए वापस नहीं करोगे, रेदर मैं आपको 5,000 रुपए वापस कर दूंगी। बाकी जो 10,000 रुपए हैं वो हमने सेट ऑफ कर लिए। तो राइट यहाँ पर अलाउ कर रही है एक डेटर को कि वो डिडक्ट या एडजस्ट कर लेंगे एक डेट को। कैसे कर रहे हैं? जो कि यहाँ पर उन्होंने ओ किया है टू द क्रेडिटर। तो जब ये एक डेट यहाँ पर ओ कर रहे हैं टू द क्रेडिटर, बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास से कुछ डिपॉजिट गया हुआ था हम बैंक के पास, और बैंक ने हमें कोई लोन दे रखा था। तो हमने क्या बोला कि जो डिपॉजिट वाला अमाउंट है इसको आप लोन के रीपेमेंट में यूज कर लो। तो यहाँ पर बैंकिंग में क्या होता है, कस्टमर के मल्टीपल अकाउंट्स हैं, तो बैंक ये क्या करता है, एडजस्ट कर लेगा डेबिट बैलेंस इन वन अकाउंट अगेंस्ट अ क्रेडिट बैलेंस इन अनदर अकाउंट। तो क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप जो है रिवर्स में हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। असेंशियल फीचर्स क्या है सेट ऑफ के? तो एक बैंक एक्सरसाइज करेगा सेट ऑफ ओनली इफ हमारी ये कंडीशंस मीट हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लीगल नेचर, ये एक स्टैट्यूटरी राइट है जो कि हमें लॉस से मिलती है, वो राइट्स हमारी स्टैट्यूटरी राइट्स हो गई। बट कैन ऑल्सो राइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट, तो ये एक एग्रीमेंट के थ्रू भी हो सकता है। नोटिस की बात करें तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बैंक यहाँ पर एक रीजनेबल नोटिस देगा, एक यहाँ पर टाइम पीरियड देगा कि हम ये चीज कर देंगे अगर आप हमारा पैसा वापस नहीं करते हो। नो एक्सक्लूजन एग्रीमेंट, तो यहाँ पर कोई भी एग्रीमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि एक्सप्रेसली यहाँ पर एक्सक्लूड कर रही है राइट ऑफ सेट ऑफ। म्यूचुअल डेट्स, तो अगर दोनों ही यहाँ पर डेट्स जो है वो म्यूचुअल हैं और कुछ फिक्स्ड सम्स के लिए हैं। डिटरमिन्ड अकाउंट्स, तो बोथ क्लेम्स एंड क्रॉस क्लेम मस्ट बी असर्टेन, दोनों चीजें यहाँ पर हमें देखनी होंगी। अगर कस्टमर एक गारंटियर है तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो हम सेट ऑफ नहीं कर सकते until the guarantee liability is determined। तो यहाँ पर क्या हुआ, कस्टमर हमारे गारंटियर बने थे और यहाँ पर अब जो इनका क्रेडिट बैलेंस था, जो इनके पास में अमाउंट था, उसको हम, इनके जो डिपॉजिट्स हैं उनको हम सेट ऑफ में यूज नहीं करेंगे अंटिल कि यहाँ पर जो इन्होंने गारंटी ली थी किसी और की जगह से वो डिटरमिन हो जाती है। मतलब एक मिस्टर ए है हमारे कस्टमर, इन्होंने बी को यहाँ पर लोन देने के लिए बोला और बोला मैं इनके लिए गारंटियर बन जाता हूँ। जब तक बी डिफॉल्ट नहीं कर जाते तब तक बैंक की कोई हक नहीं है इनके अकाउंट बैलेंस पर। लेकिन वंस यहाँ पर बी जो है वो किसी वजह से क्या करते हैं, वो डिफॉल्ट हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में अब हम इनके अकाउंट से पैसा ले सकते हैं। सिंगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, तो जितनी भी ब्रांचेस हैं एक बैंक की, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि सभी ब्रांचेस को हम एक सिंगल यूनिट की तरह यूज करते हैं फॉर सेट ऑफ। तो एक बैंक एक एंटिटी माना जाएगा, ना कि उसकी ब्रांचेस एक एंटिटी, अलग अलग एंटिटीज हैं। ब्रांचेस पूरा एक बैंक ही यहाँ पर एक एंटिटी रहेगा। डेट स्टेटस की बात करें तो हम केवल उन्हीं डेट्स पर लगाएंगे जो कि ड्यू हैं, ठीक है, जिनका ड्यू यहाँ पर ड्यू डेट आ चुका है और रिकवरेबल है ऑन द डेट ऑफ सेट ऑफ। कोई भी सेट ऑफ कंटिजेंट या फिर फ्यूचर डेट्स के लिए नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर है या फिर आपको फ्यूचर में ये मैच्योर होगा, अभी से आपने सेट ऑफ लगा दिया। सेम राइट्स रिक्वायरमेंट, तो इनडेटनेस जो है वो आपकी सेम लीगल कैपेसिटी में अराइज होनी चाहिए। अगर फंड्स ट्रस्ट में हैं तो हम, ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पर ए ने एक ट्रस्ट बनाया था और इस ट्रस्ट को जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर एडमिन कर रहे हैं, वो बी हैं। अब बी ने अगर बैंक से कोई लोन लिया और वो उस लोन पर डिफॉल्ट कर गए, तो ऐसे में ए का जो बनाया हुआ ट्रस्ट है उसके अकाउंट पर हम क्लेम नहीं करेंगे पैसा, ठीक है। ये इनकी पर्सनल लाइबिलिटी थी, ट्रस्ट से इसका कोई मतलब नहीं है। सेपरेट राइट रूल्स, तो अगर कोई यहाँ पर कस्टमर है जिनकी डेथ हो गई है और उनका क्रेडिट अकाउंट है, उसको हम उनके डेबिट अकाउंट के साथ में यहाँ पर कंबाइन नहीं करेंगे, वहां पर हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक सेट ऑफ विदाउट नोटिस अकर्स। तो यहाँ पर हमारा ऑटोमेटिक सेट ऑफ कब होगा, जब डेथ हो जाती है या फिर इंसैनिटी या फिर इंसॉल्वेंसी हो रही है किसी कस्टमर की। इंसॉल्वेंसी जो है एक पार्टनर की यहाँ पर, या फिर कंपनी जो है वो वाइंड अप हो रही है,
रिसिप्ट आ रही है गार्निशी ऑर्डर की, रिसिप्ट है यहाँ पर नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस, रिसिप्ट है यहाँ पर नोटिस ऑफ सिक्योर्ड मॉर्गेज ऑन चार्ज्ड सिक्योरिटीज। तो यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक सेट ऑफ जो है, ठीक है, बिना किसी नोटिस के हो जाएगा। अगर मान लो कि कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गए, उनकी डेथ हो गई या फिर कुछ इस तरह की चीजें हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई किसी पार्टनर की या फिर कंपनी ही बंद हो गई, कोई गार्निशी ऑर्डर था। अब गार्निशी ऑर्डर क्या होता है ये हम लोग वैसे तो आगे की यूनिट्स में और भी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर, अच्छा हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था ना गार्निशी ऑर्डर, तो मैं बता देती हूँ एक और बार कि भाई गार्निशी ऑर्डर एग्जैक्टली होता क्या है। तो मान लो यहाँ पर कोई पर्सन थे जिन्होंने लोन लिया था, ठीक है, अब इन्होंने ए से लोन लिया था बी ने, अब यहाँ पर बी को लोन ये पे नहीं कर रहे, तो बी कोर्ट के पास गई और एक गार्निशी ऑर्डर यहाँ पर इन्होंने करवाया कोर्ट से कि भाई ए का जो अकाउंट है इसके फंड्स को सीज कर दिया जाए। अब बैंक यहाँ पर इस फंड को यूज नहीं कर सकती है या ए को यूज करने नहीं दे सकती है अनलेस अंटिल की यहाँ पर जो कोर्ट का ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता या जो भी चीजें यहाँ पर फाइनलाइज नहीं हो जाती। अगर यहाँ पर असाइनमेंट आ जाता है ऑफ क्रेडिट बैलेंसेस या फिर सिक्योर्ड मॉर्गेज है ऑन चार्ज सिक्योरिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है प्रोपराइटर एंड इंडिविजुअल अकाउंट्स। तो बैंक क्या कर सकते हैं, एक सोल प्रोपराइटर के बिजनेस अकाउंट को उनके पर्सनल अकाउंट के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है प्रोपराइटरशिप में जो हमारे ओनर होते हैं, है ना, वही यहाँ पर उनकी जो इनकम होगी वही इनकम टैक्स में दिखाई जाती है। तो यहाँ हमारे ओनर अपनी फर्म से अलग नहीं होते, दोनों इंडिविजुअल यूनिट्स नहीं है, अलग अलग यूनिट्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इनके अकाउंट्स को भी कंबाइन किया जा सकता है। फिर आती है कस्टमर राइट्स अक्रॉस ब्रांचेस। तो कस्टमर यहाँ पर सेट ऑफ अक्रॉस अकाउंट्स डिमांड नहीं कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में। तो केस लॉ यहाँ पर किसका था, मोहम्मद हुसैन साहिब वर्सेस चार्टर्ड बैंक अकाउंट, चार्टर्ड बैंक मद्रास। तो यहाँ पर फंड्स थे इनके कराची ब्रांच में जिनको हम यूज नहीं कर सकते थे ओवरड्राफ्ट इन मद्रास ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे ओवरसीज ब्रांच में थे इनके पैसे, तो ऐसी सिचुएशन में हम तो अब ओवरसीज बातें थोड़ी करने बैठेंगे। क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं, तो ओनली क्रेडिट बैलेंसेस कैन बी एडजस्टेड, ओवरड्राफ्ट टू ओवरड्राफ्ट एडजस्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। ऐसा नहीं है कि एक ओवरड्राफ्ट हमने लिया यहाँ पर और फिर हमने इसको पेमेंट करने के लिए दूसरा ओवरड्राफ्ट ले लिया। नेक्स्ट आता है राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बैंकर क्या करते हैं, जब वो कोई भी पेमेंट रिसीव करने वाले हैं कस्टमर से और हमारे जो कस्टमर हैं उनके पास अगर मल्टीपल डेट्स या अकाउंट्स हैं तो फिर यहाँ पर हमारा राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर सेक्शन 59 से 61 आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो यहाँ पर पेमेंट्स कैसे एप्रोप्रिएट हो सकती हैं, तो डेटर जो हैं वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भाई कौन सा डेट को या हमें पहले सेटल करना है। अगर बैंकर एक्सेप्ट करेंगे विद सच इंस्ट्रक्शन तो ये हमारे उस डेट के लिए लगेगा। बेसिकली 3-4 डेट्स ले रखे हैं आपने और आपने यहाँ पर जो पैसे दिए हैं वो किसी एक डेट या 2 डेट को ही यहाँ पर यूज हो सकते हैं, एक डेट आपका यूज नहीं होगा। तो हमें या तो कस्टमर खुद बता दे कि कौन से डेट्स का वो रीपेमेंट करने आए हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसे इंस्ट्रक्शंस को हमें अप्लाई करना है। अगर यहाँ पर हमारे बैंक करेंगे तो कस्टमर ने पेमेंट किया लेकिन बताया नहीं कि किस डेट के लिए कर रहे हैं, तो बैंक क्या करेंगे, इसको किसी भी डेट के ऊपर लगा देंगे इंक्लूडिंग कोई ऐसा जो कि यहाँ पर लिमिटेशन के थ्रू बार्ड था, ठीक है। तो ये अगर कस्टमर ने कोई लोन लिया है, यहाँ पर मान लो इन्होंने 3 लोन लिए L1, L2, L3, तो अब इन्होंने जो पेमेंट की है वो बैंक का मतलब मन है कि वो कौन से वाले लोन रिपेमेंट में यूज कर रहे हैं। तो मैसर्स खारेवाला इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ओडिशा स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में यहाँ पर इन्होंने बोला था फॉर डेट्स विद इंटरेस्ट इन एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट पेमेंट इज फर्स्ट और एप्रोप्रिएटेड टवर्ड्स इंटरेस्ट देन टवर्ड्स प्रिंसिपल। मतलब अगर आप यहाँ पर पेमेंट करने आए हो तो पेमेंट आपकी पहले किसकी तरफ जा रही है, इंटरेस्ट की तरफ, उसके बाद ही प्रिंसिपल की तरफ जाएगी। इवन जब हम ईएमआई यहाँ पर अपनी भरते हैं तो पहले हम इंटरेस्ट का कंपोनेंट बड़ा वाला फिल करते हैं और हमारा प्रिंसिपल वाला कंपोनेंट इसमें छोटा होता है इनिशियली, फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम होता चला जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल भी कम हो रहा है तो इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है और प्रिंसिपल की तरफ हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा जाता है।
बाय लॉ हो सकता है। तो अगर कोई भी पार्टी यहाँ पर अप्रोप्रिएट नहीं कर रही है तो पेमेंट हम अप्लाई करेंगे टू डेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, ओल्डेस्ट फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ लिमिटेशन। अगर यहाँ पर दोनों ही पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करना चाह रही हैं तो फिर हम इस तरीके से कर सकते हैं कि भाई लोन 1, लोन 2, लोन 3, तो जो लोन पहले लिया गया उस पर पहले पेमेंट, फिर दूसरी वाली पेमेंट, और फिर अगर कुछ बचा तो 3 में, वरना फिर रहने देंगे। तो अगर डेट्स यहाँ पर इक्वल स्टैंडिंग के हैं और पेमेंट क्या करेंगे फिर हम प्रेपोर्शनेटली, मान लो यहाँ पर मैंने तीनों ही लोन साथ में लिए थे, ठीक है, 1 जनवरी को ही मैंने 3 लोन लिए, तो फिर तीनों की रीपेमेंट जो है, अब यहाँ पर मैंने मान लो कि 30,000 रुपए दिए, तो क्या होगा, 10 इधर 10 इधर और 10 इधर चले जाएंगे। अब आ जाते हैं हमारी बुक की एक्सरसाइज में, तो चेक योर प्रोग्रेस के क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं लीन जो है वो हमारी ऑफ द क्रेडिटर है टू रिटेन पोजेशन। तो हमने क्या देखा था कि एक राइट है जहां पर कि ये क्या कर सकते हैं, पोजेशन ले सकते हैं हमारा, और ये एक इम्प्लाइड प्लेज की तरह काम करेगा। बैंकर्स लीन इज एन डैश, तो बेलमेंट ऑफ गुड्स, इम्प्लाइड प्लेज, एग्रीमेंट और स्टॉपेज, तो ये मैंने अभी बताया था, ये एक इम्प्लाइड प्लेज की तरह होता है। राइट टू अप्रोप्रिएट द डेबिट बैलेंस इन वन अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस इन अनदर अकाउंट ऑफ द सेम कस्टमर बाय बैंक्स इज कॉल्ड। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर मेरे बैंक में सेविंग्स अकाउंट में पैसा है तो उससे मैं अपने लोन का अमाउंट डायरेक्टली बैंक क्या कर रहा है, कट कर रहा है, तो वो हमारा सेट ऑफ हो गया। तो ये कब होगा आपका, ये अच्छा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सेट ऑफ बोल देंगे। मैंडेट क्या है, एक स्टैम्प्ड है, अनस्टैम्प्ड है, ये तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक अनस्टैम्प्ड एग्रीमेंट आपकी रहेगी। पर्सन टू होम अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज गिवन इज कॉल्ड डैश एंड हु गिव्स इट इज कॉल्ड डैश। तो एक होते हैं एजेंट और एक होते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल जो पावर दे रहे हैं, एजेंट जो पावर को रिसीव कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और एजेंट नहीं दे रखा है तो हम इन्हें डोनी और डोनर बोल देंगे। सॉरी मैंने ऑप्शंस नहीं देखे थे, तो यहाँ पर क्योंकि आपको प्रिंसिपल और एजेंट नहीं दे रखे हैं तो डोनी और डोनर, ठीक है। तो आपको जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिसीव करता है वो डोनी डबल ई वाला हो जाता है और जो ओनर होता है वो यहाँ पर ओ आर वाला या फिर आर वाला हो जाता है, तो ओनर डोनर, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही है। आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप शेयर कर सकते हैं तो अपने बैंकर साथियों के साथ प्लीज इसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आरपीए एकेडमी एप्लीकेशन पर हमारा लाइव हो चुका है पीपीबी का मॉक 1 जो कि बिल्कुल पेड लेवल का है, आप एक बार जाकर जरूर लगाइएगा जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो। इसके अलावा मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है जैपकैफ बाय वेदिका, तो यहाँ पर मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप और एक टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैंने क्विज आपको प्रोवाइड करनी शुरू कर दी है। तो जैसे आज के जो क्वेश्चंस थे, आज के यहाँ पर आज का जो कॉन्सेप्ट था उसके ऊपर आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर सॉल्व कर देख सकते हैं कि क्या चैप्टर आपको सच में समझ में आया, क्या आप अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।